द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ न्यूजीलैंड के शहर वेलिंगटन से मौजूद हैं अरविंद सहारन। अरविंद सहारन का ताल्लुक इंडिया की रियासत राजस्थान से है और ये काफ़ी अरसे से न्यूजीलैंड में मुकीम हैं। पीस एक्टिविस्ट हैं और इंडिया पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात के लिए गुज़िश्ता 6 साल से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान का दौरा भी कर चुके हैं और उनके साथ मौजूद हैं ग्रुप कैप्टन सुल्तान हाली साहब। हाली साहब 12 किताबों के मुसन्निफ हैं और 23 साल से कालम लिख रहे हैं और इन्होंने अभी मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि ही हैज़ नॉट रिसीव्ड अ सिंगल पेनी फॉर राइटिंग हिज कॉलम्स फॉर सो लॉन्ग। पाकिस्तान के अलावा बैरून मुल्क भी खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं। हाली साहब, पाकिस्तान की इकानमी का जो हाल है उससे बहुत से लोगों का ये कहना है कि अगर हमारे ताल्लुकात इंडिया से बेहतर होते तो हमारी इकानमी इतनी ख़राब ना होती, क्योंकि हम इंडिया के साथ बहुत से मामलात कर सकते थे, तजारत में हमें फ़ायदा हो सकता था, इवन एजुकेशन में फ़ायदा हो सकता था। तो हमने जो है हॉस्टिलिटी की पॉलिसी अपनाई और उसकी वजह से आज हम इस हाल को पहुंचे हैं। उसमें हमारी मिसमैनेजमेंट भी होगी, लेकिन एक बड़ा फैक्टर जो था इंडिया के साथ जो हॉस्टिलिटी है उसका था इसमें। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, सिर्फ इंडिया को दोष देना जो है ना, वो मेरे तय जो है, आई थिंक इट्स ओवर सिंप्लीफिकेशन। हमारी इकोनॉमी जो है, बेसिकली जो लफ्ज़ आपने पहले इस्तेमाल किया, मिसमैनेजमेंट की वजह से, क्योंकि हमने तवज्जो नहीं दी। इंडिया से हमें सबक सीखना चाहिए था, क्योंकि ये बात तो हिस्ट्री के हर स्टूडेंट को मालूम है कि दोनों मुल्कों को आज़ादी एक ही दिन मिली, या लेट्स से कि एक रात के फ़र्क से मिली, 14 और 15 अगस्त 1947। उसके बाद इंडिया कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ पहुँच गए, कहाँ रह गए बल्कि। और उसके अलावा 1971 में हमारा मशरक़ी बाजू जो है वो हमसे अलहदा होकर के बांग्लादेश बन गया। और बांग्लादेश, जिसको किसी ज़माने में एक बास्केट केस कहा था हेनरी किसिंजर ने, वो कहाँ पहुँच गया है और हम कहाँ हैं। तो अब जो आते हैं आपके सवाल की जानिब कि इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब होने की वजह से, हाँ, देखें, बात सारी ये है कि हमने इंडिया, इसमें इंडिया का भी दोष है कि उसने हॉस्टिलिटी रखी, जिसकी वजह से हमें अपनी आर्म फोर्सेस के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ी। और हमारे बजट का बहुत बड़ा हिस्सा, जो कि डेवलपमेंट बजट हो सकता था, जिसमें इम्पॉर्टेंट किस्म के जो हैं हेड्स, मसलन के एजुकेशन का आपने नाम लिया, हेल्थ है, और उसके अलावा मुल्क की तरक्की जो है वो गिरवी रखी गई कि हम सिर्फ अपने डेवलपमेंट को जो है वो फ़रोग़ दें। और उसकी वजह ये बताई गई कि हमें भारत से डर है। अगर ये बात मैं मानता हूँ कि अगर भारत से ताल्लुकात होते तो दो बातें होती। एक तो ये कि हमें डिफेंस के ऊपर इतना नहीं खर्च करना पड़ता। दूसरे ये कि भारत के साथ मिल करके और कुछ उनसे सीखते हुए और कुछ अपनी बातें उनको बताते हुए हम बहुत आगे जा सकते थे। बट इट्स अ केस ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। आगे देखें क्या होता है। जी अरविंद, आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्योंकि पाकिस्तान में कुछ लोगों का चाहे प्राइवेट ओपिनियन यही हो कि मिसमैनेजमेंट जो है वो हमारी कंपाउंड हो गई, एग्जैसरबेट हो गई इंडिया के साथ टेंशन्स की वजह से। तो जो खौफ था हमें इंडिया का, वो हमने इन्वेंट किया गोया। क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमें जो है पार्टीशन के वक्त 17% रिसोर्सेज मिले, लेकिन जो आर्मी मिली वो 34% थी। तो हमने उस आर्मी के साइज को जस्टिफाई करने के लिए थ्रेट परसेप्शन को रेज कर दिया। और हाली साहब जानते होंगे कि एयर मार्शल असगर खान ने ये कहा था, कई दफ़ा कहा, उनका यूट्यूब पे भी क्लिप मौजूद है, कि जितनी भी जंगें हुई उनका स्टार्ट पाकिस्तान की तरफ से हुआ। तो फिर तो जो पाकिस्तान के थिंकिंग सेक्शंस हैं उनको सोचना चाहिए था कि भाई ये जो हॉस्टिलिटी की पॉलिसी है ये हमारे मफाद में नहीं है। सो हाउ डू यू लुक एट दिस? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका शकील साहब। मेरे ख़्याल से सुल्तान हाली साहब ने जो बातें कही हैं, इनमें से ज़्यादातर इनकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। बस एक बात पे मेरा इत्तेफ़ाक इनसे नहीं है, वो ये कि इंडिया की तरफ से इन्होंने कहा हॉस्टिलिटीज़, तो मेरा नहीं ख़्याल कि इंडिया की तरफ से हॉस्टिलिटीज़ का आगाज़ हुआ है। इस बात का जवाब आपने दे दिया है जी। एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान साहब ने अपने इंटरव्यूज़ में ये बात कही है कि चारों जंगें हमारी तरफ से आगाज़ हुआ उनका। और आज पाकिस्तान जहाँ खड़ा है वो एक बिल्कुल एक मिसमैनेजमेंट का केस है। उसके साथ-साथ आपकी अपनी
जो आपकी जो भी सिविल मिलिट्री आपकी क़यादत है, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने वेलफेयर के ऊपर शुरू दिन से जो उनकी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए थी, वो कभी थी ही नहीं। राइट फ्रॉम डे वन इसमें आप ये देखें कि आपका वेस्ट के साथ में जो आपके आपके जो मिलिट्री अलायंसेस बने और उसके बाद में उनसे जो आपने हथियारों की खरीद-फ़रोख्त की और उनका फिर इस्तेमाल हुआ 65 की जंग में जिस तरह से वो दिन है और आज का दिन है, पाकिस्तान ने जो एक एक बहुत अच्छी ट्रैजेक्टरी पे आफ्टर पार्टीशन मैं समझता हूँ, दोनों ही मुल्क अच्छे जा रहे थे। 65 की वॉर एक ऐसा लम्हा था जिसने कि पाकिस्तान की उस अपवर्ड ट्रैजेक्टरी को डाउनवर्ड जो है रुख दे दिया। मुझे याद पड़ता है जी मेरी मदर के नाना जिनका ताल्लुक भावलनगर से बेहद करीब हिंदुस्तान के पास ही छोटा-सा गाँव है नग्गी, वहाँ से उनका ताल्लुक था। तो मैंने उनसे पूछा कि पाकिस्तान के बारे में एंड ऑल, तो वो कहते थे कि बेटा पाकिस्तान तो हमसे बहुत एडवांस था। अप अंटिल 1965 तक तो वो वहाँ जाते थे अपनी फसलों को बेचने के लिए, तो वो तो ये कहते थे कि वो चीज़ें जो हमारे यहाँ मंडियों में नहीं मिलती थी, पाकिस्तान की छोटी से छोटी मंडी में वो चीज़ आपको बहुत आसानी से मिल जाती थी। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि सदर अयूब का दौर जो पाकिस्तान के लिए मुआशी एतबार से बड़ा अच्छा दौर था। बस वो एक जंग वो उन्होंने कर दी गलती, वो ना होती तो शायद आज पाकिस्तान का दुःख और पाकिस्तान का रुख कुछ और ही होता। जी, हाली साहब, आपको पता है कि हमारे उर्दू अखबारात जो हैं, जब भी इंडिया का ज़िक्र करते हैं, तो वो अज़ली दुश्मन लिखना नहीं भूलते। तो अज़ली दुश्मन क्या होता है? क्या हमें तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ाया गया था कि देयर आर नो परमानेंट एनिमीज़, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली इंटरेस्ट्स आर परमानेंट। तो हमने अपने इंटरेस्ट को मलहूज़े खातिर नहीं रखा और एक परमानेंट एनिमी बना लिया और हम रिलीजियसली उसको लिखते हैं अज़ली दुश्मन और कभी-कभी तो लिखते हैं मक्कार दुश्मन यानी कनिंग एनिमी। सो व्हाट डज़ दैट मीन? देखिए, ये एक नैरेटिव है जो कि चला आ रहा है, लेकिन द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि जो हमारे बानी थे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, उनका जो है ख्वाब ये था कि पाकिस्तान और भारत जो है वो अलग-अलग मुल्क तो बन रहे हैं, लेकिन इनमें ताल्लुकात उस किस्म के होंगे जैसे कि कनाडा और यूएसए में हैं और एक के फ्री ट्रेड होगी, दोनों मुल्क एक दूसरे के शहरी विजिट कर सकेंगे और ताल्लुकात जो हैं वो इतने अच्छे होंगे कि एक दूसरे की स्ट्रेंथ होंगे ना कि कमज़ोरी। अब जहाँ तक अज़ली दुश्मनी का ताल्लुक है, इसमें कुछ बैकग्राउंड भी है और कुछ जो है वो मनगढ़ंत भी है, लेकिन फैक्ट ये है कि ठीक है 1948 की जो 47-48 की जो कश्मीर वॉर थी, उसके वजूहात आप ले लें या 65 जो है वो हमने गलती की कि हमने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू कर दिया और हमने कश्मीर में अपने जो है एजेंट्स भेज दिए इस उम्मीद के ऊपर के कश्मीरी खड़े होंगे। तो अगर भारत ने हम पे हमला किया तो वो दैट वाज़ ए रिएक्शन। हाँ, 71 की बात और थी, उसमें काफ़ी जो है वो प्लानिंग हुई और बात ये हो गई, लेकिन 71 को भी जो है इस वक़्त 50 साल गुज़र चुके हैं, हमने सबक नहीं सीखा और हम अभी तक जो है इसी सुई वहीं पे अटकी हुई है कि अज़ली दुश्मन और ये अगर हम कोशिश करें और ताल्लुकात को बेहतर बन एक दूसरे के मसाइल को समझने की कोशिश करें। आप देखिए कि जो रीजनल कोऑपरेशन के जो पैक्ट्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आसियान हो गई, एससीओ हो गए, इन ये लोग जो है एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन हमने अपने लिए जो है बल्कि ये भी मतलब इट्स आयरॉनिक कि अपना क्या कहते हैं प्रेसिडेंट ज़ियाउर रहमान जो थे बांग्लादेश के, उन्होंने सार्क का आइडिया दिया और सार्क का मतलब यही था कि ये सारे मुल्क जो हैं साउथ एशिया के इकट्ठे होकर के एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनेंगे, लेकिन हमने उसको भी पॉलिटिसाइज कर दिया और उसमें से फ़ायदा उठाने के बजाय वो हमारी कमज़ोरी बन गई। तो अगर इस तरह की सोच जारी रही तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का ज़्यादा नुकसान है, भारत का कम। जी अरविंद, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ हाली साहब से। सार्क की नाकामयाबी की बहुत बड़ी वजह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ख़राब ताल्लुकात हैं। अब देखें पूरी दुनिया जो है वो रीजनल इंटीग्रेशन की तरफ जा रही है। आप मैं ये कहें कि जी कोई अगर इंडिया के अंदर मैं इंडिया की बात करूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे दोस्त होंगे जो हिंदुस्तान से प्रोग्राम देख रहे हैं।
इंडिया का जो ट्रू पोटेंशियल है वो तब तक हम हासिल नहीं कर सकते जब तक कि इस पूरे खित्ते के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल ना हो, हमारे अपने जितने भी हमारे हमसाये में जो मुल्क हैं उनसे अच्छे ताल्लुकात ना हों, हमारे दरमियान पीपल टू पीपल कनेक्शंस ना हों, ट्रेड ना हो, ये चीज़ें जब तक नहीं होंगी तब तक हम ना ही तो सार्क का कोई ट्रू पोटेंशियल हासिल कर सकते हैं और ना ही इंडिया जो कि आज हम एक ख्वाब देखते हैं कि एक इमर्जिंग सुपर पावर का, वो ख्वाब काफ़ी हद तक हमें उसमें मुश्किलात पेश आ सकती है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि भारत और पाकिस्तान अपने जो भी हमारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर संजीदगी से बैठ के बात करें और कोई मसले का हल निकाल के हम कोई आगे बढ़ें। जब तक ऐसा नहीं होता, ठीक है पाकिस्तान के अपने इश्यूज़ हैं लेकिन एज़ फार एज़ द रीजन इज़ कंसर्न्ड मैं नहीं समझता कि ये जो पूरा खित्ता है, ये कोई आगे तरक्की की तरफ जा सकता है। दुनिया भर के अगर आप रीजन्स को देखें, जो मोस्ट डेवलप्ड रीजन्स हैं, फिर वो चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, अ अ आप यूरोप के कुछ हिस्सों को ले लें, ईस्ट एशिया को ले लें, तो रीजन्स जो होते हैं, वो मिल के तरक्की करते हैं, मुल्क अकेले तरक्की नहीं करते। तो हमें चाहिए कि हम इस पूरे खित्ते को सबको साथ में लेके चलें। ये नेशनलिज्म का दौर नहीं है, इंटरनेशनलिज्म का दौर है। मैं जब छोटा था तो भगत सिंह को पढ़ के मुझे भी ऐसा लगता था कि भई हर इंसान को जो है नेशनलिस्ट होना चाहिए। लेकिन फिर बदलते वक़्त के साथ-साथ ये भी समझ में आया कि ये जो सदी है, ये तो एक इंटरनेशनलिस्ट होने की है। हमें तो ये देखना होगा कि दुनिया के छोटे-छोटे मुल्क आपने मेरी बात की, मैं न्यूज़ीलैंड में रहता हूँ, 50 लाख की आबादी का मुल्क है साहब, यहाँ पर तकरीबन 200 नेशनैलिटीज़ के लोग रहते हैं और बड़े आराम से रहते हैं। तो ऐसे में हमें कोई अगर आके ये कहे कि जी मैं कोई जो है मज़हब का मानने वाला हूँ और मुझे आप कोई स्पेशल प्रेफ़रेंस दें या कुछ और दें या मैं आपसे अलग हूँ, हमारी इबादत के जो तौर तरीके हैं वो अलग हो सकते हैं, उसके बावजूद भी अब जो कौमें हैं वो नेशन स्टेट का ये जो दौर है इसमें यू कुड बी एनीवन। तो ऐसे में पाकिस्तान और हिंदुस्तान को रिविज़िट करना चाहिए अपने पास्ट को और हमें भी अपने आप को डिफ़ाइन करना चाहिए कि भई इस खित्ते का मुस्तकबिल क्या है और हमारे यहाँ पे कोई आज से 70-75 साल पहले जो थ्योरीज़ फ्लोट की गई थी कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की तरफ से कि जी दो कौमी नज़रिया और ये वो, तो पाकिस्तान को चाहिए इस पर थोड़ी नज़रसानी करे और ये देखे कि क्या पाकिस्तान के अंदर अब 2 कौमें आबाद हैं या फिर हम वहाँ पे रहने वाले तमाम लोग जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, वो भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितना कोई मुसलमान है। तो हमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनके जवाब खुद ब खुद मिलने शुरू हो जाएँगे। अच्छा हाली साहब, आपने फरमाया कि जिन्ना साहब जो थे उनका विजन ये था कि पाकिस्तान और इंडिया के ऐसे ताल्लुकात होने चाहिए जैसे कनाडा और अमेरिका के हैं। आपको पता है कि उनका तो टेलीफोन कोड भी जो है इंटरनेशनल टेलीफोन कोड वो भी एक है। तो बहुत से इंडियंस आपको ये बताएंगे जब उनसे आप बात करते हैं इस इशू पे, तो वो कहते हैं जी कि हॉस्टिलिटीज का जो आगाज है ना वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ जब उसने जूनागढ़ की एक्सेशन कबूल की। और जूनागढ़ की एक्सेशन कबूल करने का मतलब ये था कि पाकिस्तान इज नॉट इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग इश्यूज बट क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया। इसलिए कि हमें दिन रात जो बताया जाता है कि जी कश्मीर पे हमारा केस ये है कि मुस्लिम मेजॉरिटी है वहां और ये कंटिगुअस है। अब जूनागढ़ ना कंटिगुअस था ना मुस्लिम मेजॉरिटी थी। और जब इंडिया ने उस पर प्रोटेस्ट किया तो हमारी गवर्नमेंट का जो मौकफ सामने आया वो ये था कि द रूलर हैज एब्सोल्यूट राइट टू एक्सीड टू एनी कंट्री। हमारे एक फॉर्मर एम्बेसडर हैं शाहिद अमीन, उन्होंने लिखा कि जूनागढ़ की एक्सेशन कबूल करना हमारी बहुत बड़ी गलती थी और उससे कश्मीर पर हमारा केस इरोड हो गया। इंडिया को एक रॉन्ग मैसेज भी गया और हमारा केस भी उस पर बहुत ही कमजोर हो गया। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, शाहिद अमीन साहब की मैं इज़्ज़त करता हूँ क्योंकि मैं जब रियाद में नेवल एंड एयर अताशे था तो वो मेरे सफ़ीर थे और वो बड़े काबिल डिप्लोमेट हैं। बात सारी है कि देखिए, अगर तारीख़ के औराक आप पलटें तो जो 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट था, प्रिंसली स्टेट्स के बारे में यही था कि जो रूलर ऑफ द स्टेट है उसको हक है डिसाइड करने का। हाँ, जहाँ पे रूलर का रिलीजन और मेजॉरिटी का रिलीजन जो है वो मुख्तलिफ हैं, तो उसमें फिर जो अवाम हैं वो डिसाइड करेंगे। जूनागढ़ के बारे में ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये हमारी गलती थी, लेकिन जूनागढ़ एक केस है। आपने बताया कि
कश्मीर के ऊपर हमारा केस जो है वो कमज़ोर हो गया जूनागढ़ को कबूल करने या उनकी एक्सेशन को कबूल करने। उसके अलावा जो और केसेस थे, मतलब के इंस्टेंसेस थे, प्रिंसली स्टेट्स थी, जिस तरह मनावदर है, जिस तरह अपना हैदराबाद दक्कन है, तो उसमें ज़रा सा मुख्तलिफ था। लेकिन जहाँ तक ये है कि गलतियाँ हुई हैं, शुरू में हुई हैं, भारत से भी हुई हैं, हमसे भी हुई हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि ये 70-75 साल अगर गुजर गए हैं तो आगे देखने का है, गलतियों से सीखने का है, ना कि हम एक दूसरे को सिर्फ इल्जाम ही देते रहें। लेट्स फाइंड सॉल्यूशंस। बहुत खूब। अच्छा हाली साहब, उसमें फिर ये बात आती है ना कि हम जब तक अपने आवाम को ये सच नहीं बताएंगे कि हमने किस तरह मिस हैंडल किया इसको, तो वो जज्बाती तरीके से ही सोचेंगे। सारी गवर्नमेंट जो हैं वो खौफ का शिकार रहेंगी कि हमने अगर 1 इंच भी आगे पीछे हो गए तो हमारे खिलाफ लोग उठ खड़े होंगे, वो एहतजाज करेंगे, वो हमारा तख्ता उलट देंगे। तो अगर हम कश्मीर का इशू अपने लोगों को बताते हैं तो हमें पूरी सच्चाई बतानी चाहिए कि भाई हुआ क्या था। अब जो है 99% जो पाकिस्तानी हैं उनको तो यही पता है ना कि हमारा मौकफ 100% सही है, इंडिया का मौकफ 100% गलत है। ये ब्लैक एंड व्हाइट व्यू जब तक रहेगा तो आप पीस नहीं कर सकते, अवाम आपका साथ नहीं देंगे। जी अरविंद, क्या कहेंगे आप? जी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान को जो पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ है, उस पे फिर से नज़रसानी करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि बार-बार एक ही बात को बोल देने से ऐसा नहीं है कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को, हिंदुस्तान को इस बात पर कायल कर लेंगे कि आपने जो कहा है, वही तारीख़ का सच है। डिस्पैशनेट होके एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना होगा हिस्ट्री का, ये देखना होगा कि भाई हमारा बयानिया जो है कश्मीर पे, कहीं उसमें कुछ फ्लॉज़ तो नहीं हैं और अगर हैं, तो वो क्या हैं? आएँ हम उनके ऊपर बात करें, उनको आवाम के सामने रखें। तो मैं चाहूँगा कि आप अगर बात करना चाहें पहले पाकिस्तान के मैं तो कोई भी फ़ोरम पे हो, वहाँ तो सारी बात ही यूएन रेज़ोल्यूशंस की होती है। तो मेरे ख़्याल से इट्स अबाउट टाइम कि यूएन रेज़ोल्यूशंस के ऊपर ही कोई गुफ्तगू की जाए कि क्या वो आज भी उतने रेलेवेंट हैं या उनकी रेलेवेंस हम खो चुके हैं? इट्स बीन 75 इयर्स। कब तक हम एक ही ढोल पीटते रहेंगे? जी हाली साहब, आपने जो कहा ना कि इंडिया से भी गलतियां हुई, पाकिस्तान से भी हुई, तो उसको बहुत से लोग ये कहेंगे कि दिस इज अ केस ऑफ फॉल्स इक्विवेलेंस। मसलन हमारे से क्या गलतियां हुई, इंडिया से क्या गलतियां हुई, वी शुड एनालाइज दैट डिस्पैशनेटली, ऑब्जेक्टिवली। मसलन कश्मीर पे सिकंदर खान लोधी हमारे एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, उन्होंने नवाए वक्त में कॉलम लिखा। वो रेगुलरली कॉलम लिखते हैं और एक उनका ये आर्टिकल था 2013 का, जिसमें उन्होंने ये एतराफ़ किया कि हमने पूरा केस कश्मीर का मिसहैंडल किया और कश्मीर के एक्सेशन की सबसे बड़ी वजह ट्राइबल इन्वेजन था। तो उन्होंने और भी चीज़ें लिखी कि जब जब कश्मीरियों का दिल जीतने की ज़रूरत थी, हमने उनको भूखों मारने की कोशिश की, जब उनकी सप्लाईज रोक दी हमने। तो सर, ये जब तक हम एतराफ़ नहीं करेंगे, अपने अवाम को सच नहीं बताएंगे, तो एक परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स रहेगा। उनको यही लगेगा कि जनाब इंडिया जो है वो हमें स्ट्रैंगुलेट करना चाहता है, वो हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहता। बात सारी ये है कि जैसा कि अरविंद ने कहा कि आजकल जो दौर है ये नैरेटिव का है, बयानिए का है। और सवाल मेरा काउंटर ये है कि हु विल बेल द कैट, इस बयानिए को कौन बदलेगा? और आपने सही फरमाया है कि जो भी पाकिस्तान में ख़ास तौर पे हुकूमतें हैं और ग़ालिबन भारत में भी होंगी, जो कि ये चाहेंगे कि जो हमारी सदियों तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन दहाइयों से जो हमारा बयानिया है वही दुरुस्त है और हम उस पे डटे रहें। अब देखिए ना, आपने मिसाल दी यूरोप की, जहाँ 100 साल की जंगें भी लड़ी गईं, तो लेकिन उसके बावजूद वो यूरोपियन यूनियन बन गए और उनके भी मसाइल मसले कश्मीर से कोई कम नहीं थे। लेकिन अगर उन सब डिफरेंसेस को वो सिंक करके, अपने इख्तलाफात को दूर करके एक यूनियन का हिस्सा बन गए, जो कि एक दूसरे की स्ट्रेंथ है। आप शायद एतराज करें कि बरतानिया अलग हो गया, वो एक अलग केस है, लेकिन पूरे यूरोप को कितना फायदा हुआ इस यूरोपियन यूनियन से। तो जहां तक वापस आते हैं, पाकिस्तान और भारत की बात है और सबसे बड़ा जो मसला हमारे दरमियान है वो है कश्मीर का। अरविंद कहते हैं कि जो हमारा अब वक्त आ गया है कि हम देखें कि जो यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस हैं, वो करारदादे हैं, वो रेलेवेंट हैं कि नहीं।
अब बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस की जो करारदादें हैं उनकी रेलेवेंस को कौन जांचेगा? अगर भारत से आप कहेंगे तो ज़ाहिर है वो अपना बयानिया है, और अगर आप हमसे कहेंगे तो हमने तो उसको बिल्कुल हरफ आखिर की तरह माना हुआ है। इसलिए हो सकता है कि हमें इस चीज़ को वापस यूनाइटेड नेशंस की तरफ ले जाएं और वहाँ पे एक जो है न्यूट्रल बॉडी इसको स्टडी करे, क्योंकि इट्स अ फ्लैश पॉइंट। भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर वेपन्स इक्विप्ड हैं, और अगर हमारे दरमियान इतना बड़ा इख्तिलाफ मौजूद है तो ये किसी वक्त भी जो है ये आतिशफशां की तरह फट सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक न्यूट्रल बॉडी, एंड मोस्ट प्रॉब्ली मेरे जहन में यूनाइटेड नेशंस की है, कि वो इसको स्टडी करें और इसमें आप इंटरनेशनल ज्यूरिस्ट्स को लें जो कि देखें, और उसके बाद फिर लीगली फैसला करें कि हाँ भाई इसका ये हल होना चाहिए, और पाकिस्तान भी खुले दिल से और भारत भी खुले दिल से इसका एतराफ़ कर ले, तो फिर मेरा ख्याल है कि हल निकाला जा सकता है। अच्छा हाली साहब, बात यह है कि पाकिस्तान में कुछ लोग प्राइवेटली कम से कम ये बात ज़रूर करते हैं कि कश्मीर के इशू का कोई कोई रियलिस्टिक सोल्यूशन नहीं है एक्सेप्टिंग द स्टेटस को। एमबी नकवी साहब ने 1988 में लिखा था कि उनका हेरल्ड में ये आर्टिकल था, द बेस्ट ऑफ एनिमीज। उन्होंने ये कहा था कि 65 में हमने ताकत इस्तेमाल करके देख ली एंड वी कुड नॉट गेट कश्मीर एंड वी शुड हैव रियलाइज्ड कि इनफ इज इनफ, वी शुड हैव मूव्ड ऑन। लेकिन किसी गवर्नमेंट में इतनी जरूरत नहीं थी, और खौफ यही था कि चूंकि आवाम को हमने ये वन साइडेड नैरेटिव एक दे दिया है, वो उसी के प्रिजनर होके रह गए और उससे आगे नहीं वो बढ़ सके। और 65 की जंग की हमने बात की, उस पर भी हमने वन साइडेड नैरेटिव इतना ज्यादा बिल्ड किया कि अयूब खान को उसकी कीमत देनी पड़ी खुद, और वही उनके खिलाफ यूज हुआ। लोगों ने क्या कहा कि जी जो जंग हमने मैदान जंग में जीती थी वो टेबल पे हार दी गई। और फिर ये देखिए कि अयूब खान की जो ऑटोबायोग्राफी है, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, उसमें इस जंग के बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा उन्होंने। उनको पता था कि ये झूठ पकड़ा जाएगा, तो इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था उनकी प्रेसिडेंसी का, उसका जिक्र तक नहीं किया। सो आई मीन दिस इज द ऑनेस्टी लेवल ऑफ आवर लीडर्स अनफॉर्चुनेटली। तो क्या कहेंगे आप अरविंद? जी, ऐसा है कि मैंने पाकिस्तान के बहुत सारे पॉलिटिशियन से बात की है, आर्मी के जो सीनियर ओहदेदार रहे हैं, उनसे भी बात की है इस मसले पे। अब इश्यू ये है कि जब आप उनसे पूछें कश्मीर के बारे में, तो वो एक सवाल ये पूछते हैं, अरविंद, मेरा कौन-सा ओपिनियन जानना चाहते हो? मेरा पब्लिक ओपिनियन जानना चाहते हो या मेरा प्राइवेट ओपिनियन जानना चाहते हो? तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि भाई फ़र्क क्या है दोनों में? फ़र्क है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अवाम से मुखातिब हों, तो आपका बयानिया जो है रटा-रटाया वही जो फ़ॉरेन ऑफ़िस का है। इन्हीं इन्हीं जो है ये जो मैं क्या कहते हैं ये जो रेफ़रेंडम को लेके यही बातें वो करते रहते हैं कि जी, हमारे पास तो यूएन की रेज़ोल्यूशंस मौजूद हैं और इसी के मुताबिक मसला कश्मीर का हल होना चाहिए। अच्छा, प्राइवेटली अगर आप बात करें तो उनका ये कहना है कि बहुत वक़्त गुज़र गया है और अब उन यूएन रेज़ोल्यूशंस की कोई अहमियत नहीं रह गई है। वो मानते हैं इस बात को। अब मसला ये है कि अब उन्हें इस बात पे कैसे कायल किया जाए कि भाई आप ये बात जो प्राइवेटली कह रहे हैं इसको पब्लिकली भी एडमिट कर लें। अब जिन यूएन रेज़ोल्यूशंस की बात होती है, तो सबसे बड़ा जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा कोट किया जाता है वो यूएन रेज़ोल्यूशन 47 है। तो यूएन आज देखें कि कितना अरसा हो गया है उसे आए, और उसको अगर मैं किसी को कह दूं कि भाई आप बताएं कि क्या है वो, किस तरह से प्लेबिसाइट होगा, क्या है उसके तमाम जो उसकी जो शराइत हैं, उनको अगर आप एक एक करके पढ़ें उनके सामने कि जी सबसे पहले तो पाकिस्तान को अपने यहाँ से जितने भी नॉन कश्मीरी थे उनको विड्रॉ करना था, अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करना था, हिंदुस्तान को भी अपनी बल्क ऑफ द फोर्सेस को विड्रॉ करना था, फिर इंडिया को एक प्लेबिसाइट एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करना था यूएन की रजामंदी से, और उसके बाद जाके वहां पे ये जो प्लेबिसाइट होनी थी। अच्छा, ये जब बात आती है तो वो कहते हैं जी आपने, अब मैं हूं या जितने भी हिंदुस्तानी होंगे वो सामने से ये कहेंगे कि जी ना आपने जो है उसकी पहली शिक है उसे पूरा किया, पाकिस्तानियों को आपने हटाया नहीं वहां से, अपनी सिविलियन पॉपुलेशन, अपनी आर्म्ड फोर्सेस को। उसके बाद इंडिया ने स्टेप 2 नहीं किया, तो बस ना आप माने ना हम। तो वो
अब क्या उसका जो है, जो उसके मायने रह गए हैं। फिर आप आ जाएं कि जी 47 रेजोल्यूशन से आगे बढ़ते बढ़ते न जाने बेशुमार कितने ऐसे रेजोल्यूशन हैं। आप अगर कहें तो मैं एक एक करके वो सारे बयान कर देता हूँ, उनके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है वो भी बयान कर देता हूँ। मैं हैरान हूं कि जो चीज आज की इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज में इतनी रेडिली अवेलेबल है, आप कोई भी बंदा जाके यूएन की वेबसाइट से उनको पढ़ सकता है, वो इंफॉर्मेशन क्या पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के पास नहीं होगी? मुझे बड़ी हैरानी होती है इस बात के ऊपर। तो मैं तो ये समझता हूँ ये सीधा-सीधा एक अटेम्प्ट है अपनी आवाम को गुमराह करने का इन द नेम ऑफ कश्मीर। और इसमें अगर आपकी तरफ से कोई संजीदगी होती तो फिर मामलात कोई आगे बढ़ते। अब अगर कोई कहे कि जी अब करवा लेते हैं रेफरेंडम, आज एक सवाल ये भी उठ सकता है। तो अब जो उस वक्त का जो एक पाकिस्तान था वो पाकिस्तान भी नहीं रहा। आज 1947 का पाकिस्तान तो नहीं है मौजूद कहीं पे भी, नॉट 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 इवन ऑन द मैप, और वैसे रियलिटी में भी नहीं है। फिर ये है कि उस खित्ते के हालात बहुत बदल गए हैं, उसमें चाइना का फैक्टर भी आ गया है। उसके अंदर जो है हमने 2-3 जंगें भी कर ली है। जंगों के बाद में जो मुआहदे होते हैं, दुनिया उसको बहुत अहमियत देती है। 1971 के वॉर के बाद में जो हमारी हुकूमतों के दरमियान में जो मुआहदे हुए, उसके बाद तो ये एक बायलैटरल इशू हो गया। और यही वो आखिरी साल था जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन 307 पास की, और उसके बाद अब 50-52 साल हो चले हैं, उन्होंने कोई इसके ऊपर नई रेजोल्यूशन पास नहीं की है। तो एक बात तो तय है कि जब आप जंग करते हैं किसी चीज को हासिल करने के लिए, और वो अगर आपके मुताबिक ना जाइए ना, वो अगर वो उसके जो भी रिजल्ट्स हैं वो आपको ना मिलें, तो फिर यू हैव टू मूव ऑन। आपको एक नया रेफरेंस पॉइंट जो है वो यूज करना होता है। अब तो हम अब देखें 1947 से लेके और अब 2023 में हैं। इस दौरान जंगें भी हो गई, हमारे दरमियान लाहौर डिक्लेरेशन भी हो गया, जिसके अंदर हमने ये तय किया कि चलें जी अमन से बैठ के और हम अपने तमाम इश्यूज को सेटल कर लेंगे, इंक्लूडिंग द इशू ऑफ कश्मीर। तो यही बात कोफी अन्नान साहब से पूछी गई, और मैं इसी बात पे स्ट्रेस करना चाहता हूं जो हाली साहब ने कही कि जी हम कोई अपने मामले को लेके यूएन में चले जाते हैं, उनको कहते हैं कि आप इस पे देखें और आप इस पे कोई बात करें, हमारे दरमियान कोई सालसी का किरदार अदा करें। तो कोफी अन्नान साहब जब साउथ एशिया के दौरे पे थे 2001 में, तो मार्च द 11th की उनकी ये स्टेटमेंट है कि भारत और पाकिस्तान को कश्मीर के इशू को लेके दे नीड टू वर्क इन द स्पिरिट ऑफ लाहौर डिक्लेरेशन। तो उन्होंने कहा कि हमारा उनको यही मशवरा होगा कि वो लाहौर रेजोल्यूशन की तरफ जाएं और उसकी स्पिरिट में काम करें। तो वो आज अगर कोई कहता है कि जी क्या लाहौर डिक्लेरेशन एक्सपायर हो गया है, आई डोंट थिंक सो। वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है, उतना, और वो एग्जिस्ट करता है हमारे दरमियान। हमारी जितनी भी हमारी ट्रीटीज हैं उनमें से ये एक ऐसी ट्रीटी है, इंटैक्ट है बिल्कुल। और हम इसके ऊपर जो है उसकी 2-3 उसकी जो शिक हैं, आज भी हम एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले, कोई भी हमारे यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल का भी टेस्ट होता है, उससे पहले वी हैव टू इन्फॉर्म ईच अदर। तो ये तो तय हो गया कि ट्रीटी इंटैक्ट है, यूएन के इसके ऊपर बयान है, और मुझे नहीं लगता कि इन 20 सालों के अंदर किसी भी यूएन के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने इसके ऊपर कोई नया बयान दिया हो। तो मैं चाहूंगा कि हाली साहब जो हैं, कोफी अन्नान साहब की इस बात पे अपनी कोई राय रखें। बड़ी मेहरबानी जी। अच्छा, इसमें हाली साहब ये भी बात है कि हमारे कुछ लोग ये कहते हैं कि कश्मीर के इशू का रेजोल्यूशन जो है वो टू नेशन थ्योरी की बेसिस पे होना चाहिए। सरदार मसूद जो आजकल एम्बेसडर हैं यूएस में, वो एजेके के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जब वो प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने यही कहा था कि टू नेशन थ्योरी की बेसिस पे हम इसका रेजोल्यूशन चाहते हैं। और सैयद अली गिलानी जो सबसे पॉपुलर कश्मीरी लीडर थे पाकिस्तान में, जिनको पाकिस्तान ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया, तो वो ये कहा करते थे कि कोई मुसलमान गैर मुस्लिम मुआशरे में नहीं रह सकता, ये ऐसे ही है जैसे किसी मछली को पानी के बगैर रहना पड़े। तो फिर यही लॉजिक जो है, जो 22 करोड़ या 23 करोड़ इंडिया में मुसलमान रहते हैं उन पे भी अप्लाई होगी। जो पाकिस्तानी और मुसलमान वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाते हैं उन पे भी अप्लाई होगी। तो ये तो फिर एक एंडलेस सा सिलसिला हो जाएगा। वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ रियलिस्टिक रेजोल्यूशन देन।
वेल आई वुड लाइक टू टेक यू बैक। आपने जो अभी बात की 65 वॉर की और 71 की, तो मैंने इसके ऊपर बहुत एनालिसिस की है, बल्कि जो ऑपरेशन जिब्राल्टर जहां से 65 की वॉर शुरू हुई उसका पूरा एनालिसिस किया, वो एक बतौर एक चैप्टर मेरी किताब डिफेंस एंड डिप्लोमेसी में मौजूद है। और मैंने एक टीवी शो भी किया इसके ऊपर, जो इसके कुछ लोग जो अभी भी जिंदा हैं उनसे बात की, इंक्लूडिंग एयर मार्शल असगर खान। तो बात यह है कि हमने 65 वॉर के बाद जो है कोई एनालिसिस ही नहीं की कि इस हमारा बयानिया ये है कि ये जंग हम जीते हैं। अगर हम ये जीते हैं तो हमारी जीत सिर्फ इसी में है कि भारत हमसे बड़ा मुल्क था, उसकी बड़ी फौज थी और हमने उसके हमले को रोक दिया, उसके आगे कोई नहीं है। लेकिन हमने ना एनालिसिस की। जो वॉर डायरीज थी, KM आरिफ साहब ने खाकी शैडोज अपनी किताब है उसमें इसका जिक्र किया है कि वो वॉर डायरीज ही गायब थी। अच्छा, जहां तक 71 वॉर का ताल्लुक है, इसके ऊपर भी मेरी बहुत गहरी रिसर्च है। मेरी किताब पिछले साल जो 71 की 50th एनिवर्सरी पे आई, टोरमेंटेड ट्रूथ 1971 एंड बियॉन्ड, और मैंने सारा एनालाइज किया है। तो अब बात सारी ये है कि जो आप बात कर रहे हैं और जो अरविंद ने बात की कोफी अन्नान की बात से मुझे 100% इत्तेफाक है। और लाहौर डिक्लेरेशन किसके दौर में आया था? पाकिस्तान में उस वक्त एक डिक्टेटरशिप थी जनरल परवेज मुशर्रफ की, और बल्कि उन्होंने एक बहुत आगे स्टेप ले लिया था जबकि वो आगरा पहुंचे थे और यही ख्याल था कि शायद कि कश्मीर का सोल्यूशन हो जाएगा, एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन। अफसोस कि वो ना हुआ। लेकिन मैं थोड़ी सी करेक्शन करना चाहता हूं हाली साहब, जी, यहाँ पे लाहौर डिक्लेरेशन जो है वो 21 फरवरी 1999 को वाजपेयी साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दरमियान साइन हुआ था। आई स्टैंड करेक्टेड। बट लेकिन परवेज मुशर्रफ इस बात को आगे लेके चले और जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग शुरू हुआ भारत और पाकिस्तान के दरमियान, एक बहुत ही खुश आइंद स्टेप था। और उसमें भी यही डिक्लेयर्ड था कि सारे मसाइल का हल ढूंढा जाएगा, इंक्लूडिंग द इशू ऑफ कश्मीर, जो कि जिसको हम लोग एक कोर इशू कहते हैं। लेकिन हमने, अफसोस ये है कि हम वहां पीछे रह गए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इतने सारे रोड़े अटकने के बावजूद हम वहीं फंसे रहे या हमारी सुई वहीं अटकी रहे। अगर कोफी अन्नान जैसा मोतबर आदमी ये बात हमें बता सकता है तो ये तो हमें खुद सोचना चाहिए, क्योंकि नुकसान किसका हो रहा है? भारत के अवाम का, पाकिस्तान के अवाम का, कश्मीरियों का। तो हमें इसका हल निकालना चाहिए। जो बात आपने कही, जो आपने कोट किया गिलानी साहब को, बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन इट्स ए फैक्ट ऑफ लाइफ। अगर अरविंद जो है वो इतने पीसफुली वेलिंगटन में जो है जिंदगी गुजार रहा है और अच्छी पोजीशंस पे है, और जो हमारे जितने लोग हैं, जिस तरह अगर आप देखें कि इस वक्त एक भारतीय नजाद शख्स जो है वो बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर है और स्कॉटलैंड का जो हेड है, या फॉर दैट मैटर कनाडा की आप पार्लियामान ले ले, तो इनमें अगर या अमेरिका में ये जो है गैर मजहब क्या होता है, सॉरी, मुख्तलिफ मजहब के लोग, मुख्तलिफ नजाद के लोग तरक्की कर रहे हैं, फरोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एक यूनिवर्सल ये फैक्ट है कि लोग अगर अपने जो मसाइल हल करें और आगे चलें तो तभी वो तरक्की कर सकते हैं। अगर हम अपने आप को एक जो है पिंजड़े में बंद करके अपनी जो है मेंढक की सोच रखें तो हम उस कुएं में ही मुकीद रहेंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। जी, आप उनका जिक्र करना भूल गए, मोहम्मद सादिक जो मेयर हैं लंदन के, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। अच्छा सर, आपका एक आर्टिकल था, आर्टिकल नहीं बल्कि बुक है ये, राइजिंग हिंदुत्व एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द रीजन, किताब है ना ये आपकी? जी बिल्कुल। तो क्या उसमें आपका क्या केस है? कुछ लोग ये कहेंगे कि वो शख्स जो टू नेशन थ्योरी पे यकीन रखता हो, ही रियली हैज नो मॉरल स्टैंडिंग टू क्रिटिसाइज हिंदुत्व। हिंदुत्व क्या है कि जी हिंदूनेस। तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो फर्मली बिलीव करते हैं टू नेशन थ्योरी पे, लेकिन हिंदुत्व से वो बहुत घबराते हैं। तो हाउ कैन अ पर्सन हु बिलीव्स इन द टू नेशन थ्योरी क्रिटिसाइज एंड कंडेम हिंदुत्व? देखिए, मैंने अपनी किताब के प्रीमाइज में लिखा है कि हिंदुत्व एंड हिंदुइज्म, इनको सेपरेट करना चाहिए। नो रिलीजन इन द वर्ल्ड preaches either violence or hatred or enmity between human beings. Hinduism inclusive. हिंदुइज्म में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप मुसलमान से नफरत करो। ये
हिंदुइज्म को उसमें से कुछ चीजें ले करके उसको हिंदुत्व में शामिल किया गया, जो कि हिंदुत्व इज नॉट अ रिलीजन, इट्स एन आइडियोलॉजी। अच्छा, आपका जो सवाल है टू नेशन थियोरी, देखिए हमने कायदे आजम का मैंने आपको प्रीमाइस दे दिया कि वो टू नेशन थियोरी में बिलीव करते थे कि पाकिस्तान को भी इंडिपेंडेंस मिले और भारत को भी मिले, लेकिन हम भाइयों की तरह रहें, दुश्मनों की तरह नहीं। तो अगर हम एक सबक का एक चैप्टर तो हिफ्ज कर लेते हैं, लेकिन बाकी को अगर उनकी जो 11 अगस्त की जो तकरीर थी, लेजिस्लेटिव असेंबली की तकरीर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, जिसमें उन्होंने हमें ये तलकीन की थी कि पाकिस्तान जो बना है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बना है और तमाम कौमियतें यहाँ पे चैन से रह सकें, लेकिन हमने तो उसको अपने निसाब में से ही निकाल दिया, उनके जो सबक थे उनको भुला दिया। और हम अपने मुल्क में, आई एम सॉरी टू से, कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ वो सलूक नहीं कर रहे, जो कि ना हमें इस्लाम सिखाता है और ना हमें कायदे आज़म ने बताया। उन्होंने तो इस्लाम भी और कायदे आज़म भी यही कहते रहे कि भाई हर एक का अपना हक है और फर्ज है, लेकिन रिलीजन जो है वो अपने अपने इबादत गाहों तक ये है, पॉलिटिक्स में उसको लाने की कोई जरूरत नहीं है। जी अरविंद, आप कैसे देखते हैं इस डिबेट को कि पाकिस्तान में टू नेशन थ्योरी इज अ वेरी वेरी सेक्रेड थिंग? अगरचे चौधरी खलीको जमान, जो वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने अपनी किताब पाथवे टू पाकिस्तान में, जो उर्दू में भी अवेलेबल है, शाराए पाकिस्तान, उसमें उसको क्रिटिसाइज किया और ये कहा कि टू नेशन थ्योरी की वजह से बैड ब्लड पैदा हुआ दोनों कम्युनिटीज के दरमियान, और यहां तक लिखा कि इट प्रूव्ड इंजूरियस टू इंडियन मुस्लिम्स। लेकिन आज पाकिस्तान में कोई बंदा टू नेशन थ्योरी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। इट इज अ गिवन, इट इज अ सेक्रेड थिंग। तो आप चूंकि जानते हैं पाकिस्तान को, तो क्या कहेंगे आप इस डिबेट के बारे में? और 11 अगस्त की स्पीच, उस पर भी बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में, और यह मकबूल जान फॉर एग्जांपल, उन्होंने कहा कि यह तकरीर तो की नहीं गई थी, इट इज अ फैब्रिकेशन। और यूएन रेजोल्यूशन पे मुझे याद आया, यूएन रेजोल्यूशन में बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन है जैद हामिद साहब की। वो ये कहते हैं यूएन रेजोल्यूशन से तो हमें जान छुड़ानी चाहिए, इससे तो हमें कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ है। जी, हाली साहब ने बहुत सारी बातें की। मैं एक-एक करके उन तमाम बातों का जवाब देना चाहता हूँ। दो कौमी नज़रिए से ही बात शुरू कर लेते हैं। कायदे-आज़म की जो स्पीच है 11th ऑफ अगस्त, उसकी भी थोड़ी बात कर लेंगे। जब 1940 में 23 मार्च को कायदे-आज़म ने ये स्पीच की, लाहौर रेज़ोल्यूशन पास हुआ और उसमें उन्होंने वो तमाम डिटेल्स दी कि जी किस तरह से हम दो हिंदू और मुसलमान अलग-अलग कौमें हैं, हमारे हीरोज़ अलग हैं, हमारी तारीख़ अलग है, हमारे दरमियान कदर मुश्तरक कुछ भी नहीं है, खाना-पीना, बूदो-बाश सब कुछ सब बहुत ज़्यादा अलग है और हमें चाहिए कि ये 2 अलग-अलग मुल्क हैं और ये कभी भी सुकून से एक साथ नहीं रह सकते। ये 2 दीज़ आर 2 नेशन। उन्होंने तो जो है एक एक रिलिजन के मानने वालों को एक नेशन करार दे दिया था। तो उसके बाद में फिर उनका ये कहना कि जी कनाडा और अमेरिका जैसे ताल्लुकात होंगे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। कनाडा और अमेरिका के दरमियान इस तरह की कोई सेपरेशन की थ्योरी है नहीं, जो उन्हें इस तरह से अलग करती हो। फिर ये है कि उनकी 11 अगस्त की स्पीच, जिसमें उन्होंने कहा कि स्टेट का आपके रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं होगा, आप फ्री हैं, आज़ाद हैं अपनी मस्जिदों में, अपने चर्चगाहों में, अपने मंदिरों में जाने के लिए। बहुत खूबसूरत स्पीच थी उनकी ये, बड़ी उम्दा उन्होंने बात की। बेहतर होता अगर वो इसको अब कोई पॉलिसी की शक्ल भी देते। अब देखें उनकी तमाम जो स्पीचेज़ हैं, उनमें से 11 अगस्त की स्पीच को लोग कोट करके और जो पाकिस्तान का सेकुलर लिबरल तबका है, वो थोड़ा बहुत ही अच्छा फ़ील करता है कि चलें जी, वही एक उनके हाथ में दरअसल वो एक स्पीच ही है। वो भी अगर उनसे कोई छीन ले, तो फिर उनके पास तो कोई आर्गुमेंट ही नहीं बचती। तो कायदे-आज़म की जो 30 जनवरी 1948 की जो स्पीच है कराची बार काउंसिल को, उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए, जहाँ उनसे पूछा गया कि इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो आज से 1400 साल पहले ही हमें मिल गया था। हुँ? तो उन्होंने तो ये कहा था कि वो लोग जो बात करते हैं इस्लाम को और जो है क्या कहते हैं जी, इस्लाम को अलग करने की हमारी हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से वो लोग झूठ बोल रहे हैं। तो वो भी एक स्पीच है जिस पे लोगों को जो है सच बताना ज़रूरी है
इस पे बहुत कुछ लिखा जा चुका है, कायद-ए-आज़म की तमाम स्पीचेज़ अवेलेबल हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, अक्सर उन्होंने अपनी ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट भी किया है, ये भी एक तारीख का सच है साहब। फिर ये है कि हाँ, मैं इस बात का कायल हूँ कि 75 इयर्स में हमने जो कुछ भी किया है, जंगें हों और उसके बाद जो भी हमारे ताल्लुकात रहे हैं, इट्स टाइम टू मूव ऑन। आपने बात की जनरल मुशर्रफ के दौर की, तो इंडिया-पाकिस्तान के ताल्लुकात का वो सबसे अच्छा दौर मैंने अपनी लिविंग मेमोरी में जो देखा है, वो 2004 से लेके और 2008 तक का पीरियड था। उसमें हिंदुस्तान की जो क्रिकेट की टीम है या पाकिस्तान की, हर साल हमारे दरमियान बायलैटरल टूर्स हुआ करते थे। आई स्टिल रिमेंबर 2004 में जब हमारी टीम पहली दफ़ा पाकिस्तान गई, बहुत ही ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर था, लोगों को जो वहाँ पे वेलकम मिला, हमारे प्लेयर्स ने जो आके और अपने एनेक्डोट्स से जो को आके बयान किया, किस तरह से पाकिस्तानी अवाम ने उनका इस्तकबाल किया। तो ये चीज़ें तो तारीख का एक सच है। उसके बाद पता नहीं हम बदकिस्मत लोग थे, शायद हमारे मुकद्दर में यही लिखा था कि मुंबई का एक दर्दनाक हादसा हुआ, वो जो दहशतगर्द हमला था हमारे यहाँ पे, वो दिन है और आज का दिन है। पता नहीं पिछले 13-14 सालों में हमने ऐसा लगता है कि पीछे चले गए हैं, दुनिया आगे बढ़ती चली जा रही है और इस खित्ते की बदकिस्मती है कि हम आज भी पॉइंट स्कोरिंग में लगे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। आई बिलीव इट्स टाइम टू मूव ऑन।